अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एमडी कैट का पहला चैप्टर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स का फोर्थ लेक्चर लेंगे और आज हम पढ़ेंगे कि सोल्यूशन क्या होता है, परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन क्या होती है, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैलिटी हम क्यों मालूम करते हैं और इनका कहां कहां पर यूज होता है आज हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सोल्यूशन पे बात करते हैं। सोल्यूशन क्या होता है? सोल्यूशन से पहले एक वर्ड है फेज। फेज क्या होता है? ऐसा मीडियम जिसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टीज हो, उसको हम फेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप इस क्लास में देखें तो आपको एक सॉलिड फेज नजर आ रहा है जो कि हमारी आइस है और एक लिक्विड फेज नजर आ रहा है जो कि हमारा वाटर है। तो यहाँ पे सॉलिड के अंदर सारी की सारी बर्फ की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी और पानी के अंदर सारे के सारे पानी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। तो फेज वो मीडियम हुआ जिस जहां पर सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, एक जैसी होंगी और उसकी कंपोजिशन क्या होगी, फिक्स्ड होगी, उससे हम फेज कहते हैं। इसके बाद मिक्सचर होता है। दो अगर डिफरेंट चीजें मिल जाएं तो उसको हम मिक्सचर कहते हैं। मिसाल के तौर पर आपने दो चीजें मिक्स कर दी तो वो क्या होगा? मिक्सचर होगा। अगर वो मिक्सचर होमोजीनियस हो जाए, मतलब उस अपनी आइडेंटिटी उनका ना पता चले, फॉर एग्जाम्पल हमने इन दो चीजों को मिलाया तो जो नया मीडियम बना है वो एक जैसा है। अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर हो जाए, एक जैसा मिक्सचर हो जाए और दोनों की प्रॉपर्टीज यूनिफॉर्म एक जैसी प्रॉपर्टीज हो जाएं तो ऐसे मिक्सचर को हम सोल्यूशन कहते हैं। अदरवाइज जो सिंपल मिक्सचर कहते हैं, मिसाल के तौर पर ये हमारा नहर का पानी समझ लें। नहर के पानी में जो मड होती है, जो डस्ट होती है, जो मिट्टी होती है और पानी होता है वो आपस में मिक्स नहीं होते, वो एक दूसरे से सेपरेट रहते हैं, इसलिए वो होमोजीनियस मिक्सचर नहीं है, इसलिए हम उसको सोल्यूशन नहीं कहेंगे, सिंपल उसे मिक्सचर कहेंगे। हाँ, अगर वो एक जैसा मिक्सचर बन जाए, एक जैसा हर जगह पे उसकी प्रॉपर्टीज एक जैसी हो जाए तो हम उसको सोल्यूशन कहते हैं। अब सोल्यूशन में दो चीजें बदलती हैं, एक को हम कहते हैं सॉल्वेंट और एक को हम कहते हैं सोल्यूट। अगर जो चीज ज्यादा मकदार में होगी, जो भी ज्यादा चीज होगी तो उसे हम सॉल्वेंट कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर हम नमक को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी हमारा सॉल्वेंट है, तो पानी यहाँ पर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा, क्योंकि पानी यहाँ पर ज्यादा है। और नमक जो कम मकदार में होगा उसे हमने सोल्यूट कहना है। जो चीज भी कम मकदार में हुई हमने उसको सोल्यूट कहना है और जो चीज ज्यादा मकदार में हुई हमने उसको अब सॉल्वेंट कहना है। तो अगर नमक और पानी दोनों मिलाया जाए तो वो वहां पर हमारा जो पानी होगा वो सॉल्वेंट होगा क्योंकि वो ज्यादा है और नमक कम होने की वजह से सोल्यूट कहलाएगा। इसी तरह अगर हम चीनी और पानी का सोल्यूशन बनाएं तो चीनी और पानी जब एक जैसी प्रॉपर्टीज शो करना शुरू कर देंगी, यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी शो करना शुरू कर देंगी तो हम उसे सोल्यूशन कहेंगे। तो सोल्यूशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। जब दोनों चीजें मिल जाएं और एक जैसा अपना प्रॉपर्टीज बना लें, यूनिफॉर्म हो जाएं, तो उसको हम सोल्यूशन कहते हैं। यहाँ पर एक बात नोट कीजिएगा, अगर हमारे इस साल्ट के बॉक्स के अंदर थोड़ा सा पानी गिर जाए और वो हल हो जाए तो डेफिनेटली पानी जो इस साल्ट में गिरा होगा वो थोड़ा होगा, तो इस केस में साल्ट सॉल्वेंट बन जाएगा। जो चीज ज्यादा हो गई उसको भी हमने क्या कहना है? उसको हमने सॉल्वेंट कहने लग जाना है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर इस बॉक्स के अंदर, साल्ट के बॉक्स के अंदर थोड़ा सा पानी गिर जाए और वो हल हो जाए तो वहां पर तो साल्ट ज्यादा होगा, तो यहाँ पर साल्ट ज्यादा है तो यहाँ पर साल्ट हमारा सॉल्वेंट होगा और जो पानी जो कि वहां पे थोड़ी सी कम मकदार में है तो वो वहां पर सोल्यूट होगा। तो जब दोनों चीजें मिल जाएंगी तो हम उसे सोल्यूशन कहेंगे। इसी तरह बाइनरी सोल्यूशन, अगर दो चीजों का सोल्यूशन है तो हम उसे बाइनरी सोल्यूशन कहेंगे। ऐसा सोल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट हो, ऐसा सोल्यूशन जो दो कंपोनेंट से मिलकर बना हो, ऐसे सोल्यूशन को हम बाइनरी सोल्यूशन कहते हैं। इसी तरह अगर दो तीन कंपोनेंट हो जाएं तो हम उसे टर्शरी सोल्यूशन कहते हैं। ऐसा सोल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट आ जाए, मिसाल के तौर पर साल्ट, शुगर एंड वाटर, तीन कंपोनेंट हो गए तो टर्शरी। अगर सिर्फ दो कंपोनेंट थे, शुगर एंड वाटर, तो देन इट विल बी कॉल्ड एज बाइनरी सोल्यूशन। अब कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन कितनी मकदार उसके अंदर है, कितनी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को बताने के लिए हम उसको कंसंट्रेशन का सहारा लेते हैं।
कंसंट्रेशन ये बताती है कि उस सोल्यूशन के अंदर कितनी क्वांटिटी हल है। यूनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट के अंदर यूनिट अमाउंट ऑफ हमारी जो सोल्यूट है वो कितनी है। द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन और यूनिट अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट इज टर्म्ड एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन। जितनी मकदार उसके अंदर होगी उसको हम कंसंट्रेशन कहेंगे। अब जो कंसंट्रेशन है उसकी दो टर्म्स हैं। अगर मकदार जब यूज करेंगे अगर दो मुकाबला करवाया जाए तो डाइल्यूट हम तब कहेंगे अगर मकदार कम हुई तो ऐसे सोल्यूशन को हम डाइल्यूट सोल्यूशन कहेंगे, और अगर मकदार ज्यादा हुई तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम हो, सोल्यूट की अमाउंट कम हो, ऐसे सोल्यूशन को हम डाइल्यूट कहेंगे, और ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा हो जाए उसे हम कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अगर हम यहाँ पे दो सोल्यूशन देखें तो मुझे यहाँ पर कुछ कम दोनों के अंदर जो अमाउंट नजर आ रही है इसमें अमाउंट ज्यादा है और इसमें अमाउंट जो है वो कम है। जो जिसमें अमाउंट कम होगी उसको हम डाइल्यूट कहेंगे, और जहां पे अमाउंट ज्यादा है उसको हम कंसंट्रेटेड कहेंगे, और जो कम मकदार में होगा उसको हम डाइल्यूट कहेंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें और गुंजाइश ना हो कि और सॉल्यूट उसके अंदर हल हो सकता है और जगह ना बचे, जितनी अमाउंट हल होनी थी वो उतनी ही अमाउंट हल हो जाए, ऐसे सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर नमक पानी के अंदर 100 ml के अंदर 36 ग्राम हल होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, और अगर हमने 30 का 36 ग्राम ही उसमें हल कर दिया है तो हम उसे सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। हाँ, अगर अभी 36 नहीं हुआ, मिसाल के तौर पर अभी तो सिर्फ 30 ग्राम हल हुआ है, तो हम कहेंगे अभी उतनी अमाउंट में हल नहीं हुआ, और तो अब उसको हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसी तरह अगर हम अपने सैचुरेटेड पॉइंट से भी ऊपर चला जाए, मतलब 36 से भी ज्यादा हल कर दें, 36 ग्राम से भी ज्यादा अमाउंट डाल दें उसके अंदर, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। दोबारा बोलता हूं, जितनी अमाउंट हल होनी थी उतनी हल कर दी, ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। अगर उतनी अमाउंट नहीं हल की उसे हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। और अगर हम जितनी अमाउंट हल होनी थी उससे भी ज्यादा डाल दिए, 50 ग्राम डाल दिया है, हालांकि 36 ग्राम नमक हल होना था लेकिन आपने 50 ग्राम डाल दिया है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। इस एग्जांपल को यहां से भी समझते हैं कि नमक की सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर 36 ग्राम और 100 ml है। अगर आप 36 ग्राम NaCl डालते हैं 100 ml पानी के अंदर, वो हल हो गया। तो इस ऐसी कंडीशन के अंदर ऐसे सोल्यूशन को हम कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्योंकि अभी हम जितना सॉल्युबिलिटी तक जाना था वहां तक नहीं पहुंचे, उससे कम है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। इसी तरह अगर हम उतनी ही अमाउंट डाल दें जितनी डलनी थी, 36 ही डाल दें, तो हम कहेंगे मैक्सिमम अमाउंट उसमें हल हो चुकी है, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। और अगर आप 40 ग्राम हल कर दें, हल तो हमारा 36 ग्राम होना है 100 ml के अंदर, तो 4 ग्राम जो नमक होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर जो सोल्यूट की अमाउंट है वो ज्यादा हो जाए, सोल्यूट की अमाउंट बच जाए, एडिशनल हो जाए, आजाद ज्यादा हो जाए, तो ऐसे सोल्यूशन को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? सैचुरेटेड का मतलब होता है रश, जहां पे रश पड़ जाए। हम इंग्लिश में एक वर्ड यूज करते हैं कि जहां पर बहुत रश है तो हम उससे कह देते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा सैचुरेशन है। तो सैचुरेशन वहां पे ये बताती है कि रश पड़ गया, अब जगह नहीं बची। तो अगर हमारा सोल्यूशन फुली मैक्सिमम डिसॉल्व हो जाए तो ऐसे सोल्यूशन को हम कहते हैं कि जहां पर रश बहुत पड़ चुका है, अब इसमें जगह नहीं बची, तो ये सोल्यूशन हमारा सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। आप कंफ्यूज अगर होते हैं सैचुरेटेड और कंसंट्रेटेड सोल्यूशन के साथ, तो इसकी एग्जांपल्स कुछ इस तरह लेते हैं। पहले डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड की बात करते हैं। सक्रोज चीनी पानी के अंदर 100 ग्राम के अंदर 52 ग्राम हल होती है। अच्छा जी, लेकिन आप सिर्फ 1 टेबलस्पून चीनी के आदी हैं, आप सिर्फ 1 चम्मच चीनी का क्या करते हैं, उसमें पीते हैं, और वो 12.6 ग्राम के राउंड ऑफ होता है। अगर आप 12.6 ग्राम क्या होते हैं उससे आधा आपने डाल लिया है, तो आप कहेंगे आज सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है, आज जो चाय है वो डाइल्यूट है। हम अक्सर घर के अंदर ये टर्म जब यूज करते हैं कि डाइल्यूट चाय है, तो इसका मतलब है जितनी अमाउंट में चीनी की यूज करता हूँ उतनी अमाउंट नहीं है, उससे कम मकदार में है,
तो इसको हम डाइल्यूट कहेंगे। अगर वो ज्यादा चली जाए 2 टेबल स्पून कोई डाल दे तो उस वक्त चीनी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो मैं कहूंगा कि इसमें चीनी क्या है, ज्यादा है। तो ये वाला सोल्यूशन जो है, ये कंसंट्रेटेड सोल्यूशन है, ये उस मकदार में क्या है, इसकी मकदार जो है ज्यादा है। इसी तरह जितनी अमाउंट हल होनी थी, मतलब 252 ग्राम हल होती है और 252 ग्राम ही जिसने डाल दी है जो कि 20 टेबल स्पून बनती है, तो मैं कहूंगा अब इसमें और चीज हल नहीं हो सकती थी, इतनी चीनी हल हो सकती है, तो इसे हम सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे। इसको एक और एग्जांपल से बात समझते हैं, शायद यहाँ आपसे बात समझ आ जाए। मिसाल के तौर पर पहले हम सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड की बात करते हैं। अगर हमारे पास जहां पर जार है और इसके अंदर हमने कॉइन जमा किए हुए हैं, तो जहां पर कॉइन फुल हो चुके हैं, अब जगह नहीं बची कोई और, तो इसको हम सैचुरेटेड कहेंगे। हम कहेंगे अब नहीं, जगह नहीं बची। लेकिन इन दोनों की अगर बात करें, ये अभी फुली पैक्ड नहीं हुआ, अभी फुली क्राउडेड नहीं हुआ। मैंने पहले भी कहा सैचुरेटेड का मतलब क्राउडेड लिया जाता है। अगर क्राउडेड अभी नहीं हुआ तो इसे हम अनसैचुरेटेड बोलेंगे, अगर वो क्राउडेड हो गया है तो इसे सैचुरेटेड बोलेंगे। इसी तरह अब देखिएगा, मैं अब इस सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड को फर्दर हम किस तरह डिफाइन करते हैं। और सैचुरेटेड का मतलब है जगह नहीं बची, फुली कवर्ड हो गया, फुली पैक्ड हो गया, फुली क्राउडेड हो गया। और अनसैचुरेटेड का मतलब है कि अभी इसके अंदर जगह मौजूद है, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर कॉइन ज्यादा है, इसके अंदर कॉइन कम है और इसमें कॉइन सबसे ज्यादा है। तो मैं इसे कहूंगा ये डाइल्यूट है, बहुत कम मकदार है इसमें, वेरी डिल्यूट। और इसके अंदर कम मकदार है तो मैं सिंपली इसे डाइल्यूट कह दूंगा। तो इसके अंदर मकदार मैक्सिमम है, ज्यादा मकदार है, तो हम इसे कंसंट्रेटेड कहेंगे। जिसमें ज्यादा मकदार होगी, अगर तीनों का मुकाबला कर रहे थे तो फिर ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मकदार में ज्यादा है, तो इसे हम कंसंट्रेटेड कहेंगे। और अगर हम इसको नहीं ले रहे, बस इन दोनों को ले रहे हैं, तो फिर हम इसे कंसंट्रेटेड बोलेंगे, क्योंकि ये दूसरे के मुकाबले में ये ज्यादा कंसंट्रेटेड है। तो हम इसे कंसंट्रेटेड इसको गिनेंगे और इसको डिल्यूट गिनेंगे। तो कंसंट्रेटेड ये बताता है कि किस में मकदार ज्यादा है, और सैचुरेटेड ये बताता है कि उसमें अब जगह है या नहीं है, और कंसंट्रेटेड ये बताता है कि चीजों का कंपैरिजन करवाया जा रहा है तो किस में मकदार ज्यादा है। और हम ये मकदार किस तरह मालूम करते हैं, ये मकदार कैसे मालूम की जाती है। हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि ये डाइल्यूट है, ये कंसंट्रेटेड है। तो हमें जो मकदार है, जो कंसंट्रेशन है, वो बतानी होती है। और हम कंसंट्रेशन को बताने के लिए डिफरेंट यूनिट्स का सहारा लेते हैं। और हम इस चैप्टर के अंदर बेसिकली पढ़ना वो ही चाह रहे हैं कि हम किस तरह कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, हम किस तरह एक्सप्रेस करते हैं मकदार को। मकदार क्या थी कि एक खास सॉल्वेंट के अंदर, एक खास अमाउंट के अंदर कितना सल्यूट हमने ऐड किया हुआ है, उसको बताने के लिए हम डिफरेंट यूनिट्स का सहारा लेते हैं। परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी और मोलैलिटी, यहाँ तक हम पढ़ते हैं। इसके अलावा नॉर्मेलिटी और फॉर्मेलिटी भी होती है, जो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि हमने जो सल्यूट की मकदार है, वो जो मालूम करनी है, वो किन यूनिट्स में मालूम करनी है, किन यूनिट्स में बतानी है, उन यूनिट्स को हमने पढ़ना है। हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि इसमें ज्यादा मकदार है, इसमें कम मकदार है। हमें तो पूरी वर्डिंग में बताना है, यूनिट्स में बताना है, वैल्यूज में बताना है। उसके लिए हम यूनिट्स का सहारा लेते हैं। तो हम इस लेक्चर के अंदर उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज, हम परसेंटेज में बताते हैं कि जो सोल्यूशन है, जो उसकी कंपोजिशन है, परसेंटेज में कितनी है। हम पहले भी ये बात कर चुके हैं। परसेंट का मतलब इंग्लिश में होता है 100 में, पर मतलब में, सेंट मतलब 100। इसी तरह अरेबिक में हम कहते हैं फीसद, फी का मतलब होता है में और सद का मतलब होता है 100। हमने बताना है कि अगर 100 पार्ट है सोल्यूशन के हम 100 हिस्से कर ले, तो उन 100 हिस्सों में सल्यूट के कितने हिस्से हैं। इट इज द वेट ऑफ अ सल्यूट डिसॉल्व पर 100 पार्ट्स ऑफ द सोल्यूशन। सल्यूट का जो वेट है वो 100 पार्ट ऑफ द सोल्यूशन में कितना है। अगर टोटल सोल्यूशन के 100 पार्ट्स बने हैं तो उसमें सल्यूट की कंट्रीब्यूशन कितनी है, इसे हम परसेंटेज कहते हैं। इसको निकालने के लिए हम सल्यूट का मास लेते हैं और सोल्यूशन के साथ से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमें 100 से हर बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा परसेंट वाले केस में। तो हमारी परसेंटेज कैसे निकली, मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम ओवर मास ऑफ द सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100।
समटाइम हम और भी यूनिट्स का सहारा लेते हैं और हम 4 मुख्तलिफ तरीकों के साथ हम बताते हैं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अमाउंट कितनी कितनी है। हम उसको 4 डिफरेंट वे में बता सकते हैं। हम सबसे पहले बताते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट, जो भी बात की है कि सॉल्यूट का भी वेट लिया है और सॉल्यूशन का भी हमने वेट लिया है, मास लिया है। याद रखना यहाँ पे जो ऊपर वाली बात आ रही है वो सॉल्यूट के लिए है और जो नीचे वाली बात है वो सॉल्यूशन के लिए है। अगर मैंने वेट बाय वेट कह दिया, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट का भी वेट है और सॉल्यूशन का भी वेट है। और अगर मैंने कह दिया वेट बाय वॉल्यूम, तो इसका मतलब है सॉल्यूट का वेट है लेकिन सॉल्यूशन का वॉल्यूम है। और इसी तरह मैंने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर कह दिया, तो इसका मतलब ऊपर वाली चीज सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब सॉल्यूट का मैंने वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का मैंने वेट लेना है। इसी तरह वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का मतलब ये हुआ कि मैंने सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेना है और मैंने सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेना है। मिसाल के तौर पर वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, 4 डिफरेंट तरीके हैं बताने के। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि अगर मेरे पास अगर 5 ग्राम एथेनॉल है और मैंने 100 ग्राम सॉल्यूशन उसका बनाया है, तो इसका मतलब है कि एथेनॉल का मैंने वजन लिया है, उस ml में नहीं लिया, उस CM3 में नहीं लिया, बल्कि मैंने उसको ग्रामों में लिया है, उसका वेट लिया है और सॉल्यूशन का भी मैंने वेट लिया है। ग्राम का मतलब है मैंने उसका वेट लिया है। इसी तरह 5 ग्राम एथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन, एथेनॉल का मैं वेट बता रहा हूँ और सॉल्यूशन का मैं वॉल्यूम बता रहा हूँ। जो नीचे वाली चीज होगी वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगी। इसी तरह परसेंटेज वेट बाय वेट है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम है। हम एक पढ़ेंगे, हम सब नहीं पढ़ेंगे, आपने उसी से आइडिया लगाना है सारा कुछ। परसेंटेज वेट बाय वेट, सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूट का ऊपर वाली चीज आप याद रखिएगा, ऊपर वाली चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्यूट को, और नीचे वाली चीज किसको रिप्रेजेंट करती है, सॉल्यूशन को। तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्यूट का भी वेट लेना है हमने और हमने सॉल्यूशन का भी वेट लेना है। तो इससे हम कहेंगे वेट बाय वेट, इट इज द वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर 100 पार्ट्स बाय वेट। और वजन के लिहाज से बता रहे हैं हम कि बाय वेट 100 पार्ट्स हैं सॉल्यूशन के, और इस तरह हमने उसको वेट बाय वेट कहा। तो अगर मैंने 5% वेट बाय वेट शुगर सॉल्यूशन बनाना है, इसके अंदर 5 ग्राम चीनी होगी और 100 ग्राम सॉल्यूशन में वो हल होगी, तो इस तरह वो क्या होगा, हम उसकी सॉल्यूशन बताएंगे। इसका मतलब यही हो सकता है 5 ग्राम मेरे पास क्या है, मेरे पास 5 ग्राम चीनी है और 95 ग्राम मैंने उसके अंदर पानी डाला हुआ है। इस तरह टोटल 100 पार्ट्स बने हैं और उसमें चीनी के जो पार्ट हैं वो सिर्फ 5 पार्ट हैं, तो हम इसे 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन कहेंगे। इसी तरह अगर मेरे पास NaCl का सॉल्यूशन है और मैंने 2 ग्राम NaCl 20 ग्राम पानी के अंदर ऐड किया है, तो मैं अब सॉल्यूट की अमाउंट बताना चाहता हूँ कि कितनी उसकी अमाउंट बनती है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूट का वेट लिया और सॉल्वेंट 20 ग्राम सॉल्वेंट लिया है, तो सॉल्यूशन का आपने वर्ड निकालना है, तो कितना बना है 22 ग्राम। तो सॉल्यूट के वेट को सॉल्यूशन के वेट से डिवाइड करेंगे तो उसका जवाब आएगा 9.09% वेट बाय वेट। यहाँ पर ये बात जानने की है कि अगर हमने ये 22 ग्राम का सॉल्यूशन बनाया है तो उसमें 2 ग्राम नमक आया है, तो अगर हम 22 ग्राम का ना बनाते 100 का बनाते, तो 100 ग्राम के अंदर ये जो सॉल्यूट आना था वो 9.09 आना था। तो इस तरह परसेंटेज का मतलब हम पहले भी बात करके आए थे कि हम क्यों लेते हैं, हम बताते हैं कि 100 में वो चीज कितनी है। मैं ये चीजें नहीं बता रहा, आप इस वर्ड्स पे बोल रखिएगा। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब सॉल्यूट का वेट, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। वॉल्यूम बाय वेट का मतलब है सॉल्यूट का, हमने पहला वर्ड याद रखिएगा, मैं फिर लिख रहा हूँ, सॉल्यूट पहला हिस्सा सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट का आपने वॉल्यूम लेना है और जो वेट का सॉल्यूशन का आपने क्या करना है, इस वाले केस में वेट लेना है। तो इसकी डेफिनेशन करें तो क्या बनेगा, इट इज द नंबर ऑफ CM3 ऑफ अ सॉल्यूट। देखिए हमने वॉल्यूम की बात की है, CM3 वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, सॉल्यूट का वॉल्यूम लेना है और सॉल्यूशन का मास लेना है, ग्राम मतलब मास। तो हमने इस तरह क्या करते हैं, 4 डिफरेंट यूनिट्स में हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ कर आए हैं कि अगर आप यहाँ पे तो हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, फर्स्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि अगर हमें सिर्फ मास बता दिया जाए या MnO4 का, तो हम उससे बता सकते हैं कि कितना उसमें पोटेशियम की परसेंटेज है, कितनी मैंगनीज की, कितनी ऑक्सीजन की।
सोल्यूशन की भी बता सकते हैं। परसेंट का मतलब ही चीज ये है कि वो 100 में वो कितनी होगी। तो अगर मैं इन सब चीजों को देखूं तो पोटाशियम का 39 बना, के मैग्नीज का 54 और ऑक्सीजन 4 होने की वजह से ऑक्सीजन का 64 और इसका मोलर मास है 168। इसका मतलब है अगर 158 ग्राम हमारे पास टोटल वजन है तो उसमें पोटाशियम 39 आती है। मैं आपसे कहता हूँ 150 अगर नहीं है मेरे पास, 8 नहीं है तो मेरे पास सिर्फ 100 है, तो अब बताएं कितना आएगा। तो आप उसकी कैलकुलेशन कर लेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट और मोलर, उसका मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप कहेंगे 100 में ये सिर्फ 24.7 ग्राम आएगी। 158 में अगर 39 आ रही है तो 100 में सिर्फ 24 आएगी। परसेंट का मतलब ये है कि 100 में वो चीज कितनी होगी। इसी तरह मैंगनीज का भी आप कर सकते हैं, इसी तरह आप ऑक्सीजन का भी कर सकते हैं। ये मैंने पहले लेक्चर में हम सीख चुके हैं, लेकिन परसेंटेज का बात चल रही थी इसलिए हमने इसके ऊपर थोड़ी सी डिस्कशन करी। इसके अलावा परसेंट का मतलब ये होता है कि चीज 100 में कितनी है। अगर हमारी पाकिस्तान की पॉपुलेशन की बात करें तो पाकिस्तान की 210 मिलियन पॉपुलेशन है जो कि 21 करोड़ के करीब जा रही है, इससे ऊपर चली गई होगी अब। तो उसमें 107 मिलियन मेल है, मतलब 10 करोड़ और 70 लाख इसमें मेल है, और फीमेल की अमाउंट थोड़ी सी कम है और वो 103 मिलियन बनती है जो कि 10 करोड़ 30 लाख बनती है। अगर हमसे कोई पूछे परसेंटेज का बताओ तो हम क्या करेंगे, हम टोटल पॉपुलेशन को, हम मेल की पॉपुलेशन को टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेल की पॉपुलेशन के लिए 107 और टोटल पॉपुलेशन में 210 मिलियन बन रही है तो उसे डिवाइड किया तो हम कहेंगे सिर्फ 51% में मेल है, और इसी तरह फीमेल की बात करेंगे वो 49 हो जाएगी। तो इसी तरह उनकी 49 आई। अब इसका मतलब क्या है, परसेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये था कि अगर हमारी पॉपुलेशन 21 करोड़ ना हो, सिर्फ 100 हो, परसेंट का मतलब है सिर्फ 100 हो, 100 हो तो उसके अंदर सिर्फ 100 के अंदर 51 मेल होंगे और 49 फीमेल्स होंगी। तो परसेंट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास चीजें सिर्फ 100 हो, 100 में हमें ये चीज बनानी पड़ जाए या चीज 100 में ये चीज बतानी पड़ जाए तो हम उसको परसेंटेज में बताते हैं। और इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर पाकिस्तान की आबादी सिर्फ 100% हो, कि सिर्फ 100 लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो उसमें 51 मेल होंगे और 49 फीमेल्स होंगी। इसी तरह पार्ट्स परसेंट और पार्ट्स पर मिलियन दोनों वर्ड सेम है, यहाँ पे गौर कीजिएगा आपको पर मिलियन की समझ आ जाएगी। जैसे मैं पार्ट्स परसेंट, परसेंट को मैं परसेंट ना कहूँ, साथ में पार्ट्स का वर्ड लगा लूं, और इसी तरह मिलियन के साथ में पार्ट्स पर मिलियन लगा लूं, इसका मतलब क्या है। 100% का मतलब था 100 में बताया, 100 को हम कैसे लिखते हैं 10⁻²। अगर अगर हमें सिर्फ 100 में बताना हो, 100 की पावर 100 को हम जब लिखें तो 10⁻² बनता है। अगर अगर हमने मिलियन में बताना हो, 100 में ना बताना हो बल्कि मिलियन में बताना हो, तो मिलियन जो होते हैं उसको हम 10⁻6 से लिखते हैं। तो अगर हमने मिलियन से बताना हो तो सिंपली जो हमारा फार्मूला 100 वाला था, हम 100 की बजाय 10 लाख में ले जाते हैं, 10 लाख को हम 10⁻6 कहते हैं और या मिलियन कहते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ मिलियन में बता देंगे और फिर हम कहेंगे मिलियन में ये चीज इतनी है। तो ये क्या होगा, इट्स द वेट ऑफ अ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। दिस यूनिट इज यूज्ड फॉर सॉल्यूशन हैविंग वेरी लो कंसंट्रेशन। नॉर्मली ये उनके लिए बताते हैं इनकी मकदार बहुत थोड़ी होती है, जवाब बहुत थोड़ा आ रहा होता है, पॉइंटों में आ रहा होता है, उसको बड़ा करके बताने के लिए हम पर मिलियन का सहारा लेते हैं। आगे आगे समझ आ जाएगी। सिर्फ यहाँ पे ये याद रखिएगा परसेंट और पर मिलियन में जरा फर्क नहीं है। परसेंट का मतलब होता है 100 में, पर मिलियन का मतलब होता है 10 लाख में या मिलियन में। तो फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वर्ड्स पे गौर करें, परसेंट 100 में, पर मिलियन 10 लाख में। तो 100 में बतानी हो तो 100 से ज़रब देनी पड़ती है, 10 लाख में बतानी हो तो 10 लाख से ज़रब देनी पड़ती है। तो हम यहाँ पे 1 मिलियन के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 100 में बतानी हो तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी बात पर मिलियन को हम इस तरह भी समझते हैं कि जैसे हमने कहा था 100 में वो चीज कितनी बनती है, इसी तरह हम बात करेंगे मिलियन में कितनी बनती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसके पास 10 लाख डॉलर है, टोटल 1 मिलियन डॉलर्स हैं, और उसके पास सिर्फ सारे नोट जो है वो करेंसी नोट है, लेकिन 5 कॉइन है। टोटल 10 लाख के अंदर सिर्फ 5 कॉइन है, जो कॉइन्स का हिस्सा है वो सिर्फ 10 पार्ट्स है, बाकी 100 पार्ट्स है। 100 टोटल डॉलर है, 1 करके 100 डॉलर बन रहे हैं सारे, या $1 वाले करेंसी नोट्स हैं या $1 वाले कॉइन है। लेकिन जो कॉइन वाली अमाउंट है वो 5 कॉइन है, और बाकी सारे के सारे जो करेंसी नोट है $1 के। अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉइन के कितना हिस्सा बनता है, टोटल 10 लाख हिस्से हैं, उसमें से कॉइन का कितना हिस्सा बनता है, तो आप कॉइन के हिस्से को
टोटल की अमाउंट 10 लाख बनती है। 10 लाख से क्या करोगे, डिवाइड करोगे और 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो हम कहेंगे 5 पार्ट पर मिलियन। 10 लाख में ये 10 लाख के अंदर सिर्फ उनके 5 हिस्से हैं, 5 पार्ट हैं मिलियन के अंदर, 5 पार्ट पर मिलियन, 5 पार्ट हैं कॉइन के पर मिलियन, पूरे पर मिलियन के अंदर, मिलियन के अंदर उसके 5 पार्ट हैं। तो इसलिए हम इसको मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक बंदे के पास 10 लाख डॉलर थे, सारे करेंसी नोट थे, लेकिन 5 कॉइन थे और उस 5 कॉइन की हमने बतानी थी कितने पार्ट्स बनते हैं उसके पूरे मिलियन के अंदर, तो हम कहेंगे उसके 5 पार्ट्स हैं पर मिलियन, पूरे 10 लाख के अंदर उसके 5 हिस्से बनते हैं। इसी तरह इस बात को समझिएगा, यहाँ पे मार्कर की एग्जांपल लेते हैं। अगर मेरे पास 12 मार्कर है, यहाँ पर 12 मार्कर का मतलब ये है कि यहाँ पर जो 6 मार्कर हैं वो ब्लैक हैं, 3 इसमें रेड हैं और 3 इसमें क्या है, ब्लू है। मैं आपको परसेंटेज बता रहा हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पास इस 12 मार्कर ना होते बल्कि 100 होते तो फिर कितने होते ये। तो परसेंट का मतलब ही ये होता है कि हम चीज 100 में बताते हैं कि अगर ये चीज 100 होती, चाहे बड़ी हो तब भी 100 में ले आते हैं, छोटी अमाउंट हो तब भी उसे 100 में ले जाते हैं, बड़ी अमाउंट हो तब भी उसे 100 में ले जाते हैं, छोटी अमाउंट हो तब भी उसे 100 में ले जाते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 12 है, 100 नहीं है, 100 से छोटी अमाउंट है तब भी इसे 100 में ले जाएंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, उस ब्लैक मार्कर को टोटल मार्कर से डिवाइड करेंगे, तो हम कहेंगे 50%, 50%, 100 में ही 50 होंगे। अगर हमारे पास 100 टोटल मार्कर हो, अगर हमारे पास टोटल 100 मार्कर हो तो उसमें 50 मार्कर ब्लैक होंगे। 12 के अंदर 6 मार्कर ब्लैक हैं, लेकिन 100 के अंदर ये कितने होंगे, 50। और ब्लू वाले कितने होंगे, 3/12, 25%। मतलब अगर ये मार्कर 12 ना होते बल्कि कितने होते, 100 होते, तो हमारे पास जो ब्लू मार्कर होने थे वो 3 नहीं होने थे, 25 होने थे। इसी तरह रेड की भी अमाउंट इतनी निकलेगी। मैं कहता हूँ मेरे पास 100 भी ना होते, 12 भी ना हो, 10 लाख मार्कर हो मेरे पास, इसी रेशो के लिहाज से, तो बताइए क्या होगा। तो आप क्या करेंगे, आप 10 लाख से जरूर दे देंगे। यहाँ पर अगर किसी को समझ नहीं आ रही, दोबारा बोल रहा हूँ, तो 100 में निकालने के लिए परसेंट, परसेंट का मतलब होता है 100 में, पर मिलियन का मतलब होता है मिलियन में, परसेंट का मतलब होता है सेंट, मतलब 100 में, मिलियन का मतलब 10 लाख में। तो आपने 10 लाख से उसे जरूरत दी तो आपको आंसर आया। इसका आंसर आ रहा है, ब्लैक के लिए आंसर आ रहा है 50 लाख, तो 5 लाख सॉरी, इसका मतलब आ रहा है 5 लाख पर मिलियन। इसका मतलब है कि वो 5 लाख होते, अगर हमारे पास टोटल 10 लाख होते मार्कर, तो उसमें 5 लाख उसमें ब्लैक होने थे और ब्लू वाले 2.5 लाख होने थे और इसी तरह 2.5 लाख रेड वाले होने थे। तो 10 लाख में ये बात चली जाती तो फिर ये इस तरह अमाउंट आनी थी। इसी तरह पानी के पीछे आपको अगर आप देखें तो पीछे पार्ट्स पर मिलियन लिखा होता है, पार्ट्स पर मिलियन लिखा होगा या मिलीग्राम पर लीटर लिखा होगा। ये चीजें अक्सर आप पानी की बोतल के पीछे आपका अपने घर में है वो देखें तो ये लिखा होगा। तो मिलीग्राम लीटर का 10 लाखवां हिस्सा बनता है, मतलब 1 ग्राम अगर हमने 10 लाख वाले हिस्से में डाला है तो हम उसका 10 लाखवां हिस्सा कहेंगे। तो अगर हम इसे 1000 से डिवाइड करें, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कि क्यों मिलीग्राम लीटर के बराबर है, तो हम जब 1000 से डिवाइड करेंगे 1000 ऊपर गया, 10⁻³ आ गया, और इसके साथ जब दोनों साइडों से 1000 से डिवाइड किया तो इसके 1000 के 3 डिजिट कट गए, तो यहाँ पे कितना आंसर रह गया 1000। और क्या ये 10⁻³ को हमने मिलीग्राम लिखा और 1000 ml को हम लीटर लिखते हैं, तो इसका मतलब हुआ 1 मिलीग्राम 1 लीटर में हो तो 1 मिलीग्राम 1 लीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। 1 ग्राम 1 किलो का 1000वां हिस्सा है और 1 मिलीग्राम 1 लीटर का 10 लाखवां हिस्सा है। तो हम इस तरह इसकी अमाउंट निकालने की कोशिश करेंगे। सोडियम इसके अंदर कितनी है, सोडियम का लिखा हुआ है जी इसकी 5 to 8 ppm है, लेकिन मैं कहता हूँ मेरे पास अगर 9 ppm होती, 9 मिलीग्राम पर लीटर होती तो फिर किस तरह अमाउंट निकलेगी। 9 मिलीग्राम का मतलब होता है 0.009 ग्राम, मिली का मतलब होता है 10⁻³ ये 0.009 ग्राम बना। और तो मैंने क्या किया 0.009 को ऊपर रखा और पूरी लीटर के अंदर है ये चीज, हमने 1000 से डिवाइड कर दिया, लीटर का मतलब होता है 1000 और 10 लाख से मल्टीप्लाई किया तो इसका मतलब है 9 ppm। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पानी और जो भी उसके अंदर चीजें टोटल सारे सबके 10 लाख हिस्से किए जाएं तो उसमें 9 हिस्से सोडियम के आएंगे, उसमें जो 9 हिस्से हैं वो सोडियम के आएंगे। इस तरह मैग्नीशियम की बात करें 0.005 ग्राम 5 मिलीग्राम पर लीटर बनता है, मैंने 5 मिलीग्राम पर लीटर की बात की है। तो वो इसको सॉल्व करें तो मिलीग्राम 5 मिलीग्राम 0.005 ग्राम के बराबर होता है। तो हम उसको जब सॉल्व करेंगे 0.005 को ऊपर रखा और लीटर के अंदर है इसलिए 1000 से डिवाइड किया
और 10 लाख से जरूरत थी, तो इसका आंसर आ रहा है 5 पार्ट पर मिलियन। इसका मतलब है अगर 10 लाख हिस्से हों तो मैग्नीशियम के उसमें 5 हिस्से होंगे। इसी तरह पोटाशियम की बात करें तो पोटाशियम पहले ही 0.5 ग्राम के करीब होती है, तो हम इसे ग्राम 5 मिलीग्राम है तो इसे ग्राम में लेके जाएंगे तो हमें 1000 से डिवाइड करना होगा। तो इससे हम सबको सॉल्व किया तो इसका आंसर आया 0.5 ppm। तो इस तरह इसका मतलब ये है कि टोटल 10 लाख हिस्से हों तो इसका सिर्फ 0.5 हिस्सा होता है, इसमें एक हिस्से का भी आधा हिस्सा होता है। तो हम ये चीज मिलीग्राम पर लीटर या ppm उनके लिए लेते हैं जो चीजें बहुत थोड़े जवाब में हो। मिसाल के तौर पर 0.005 ग्राम बहुत छोटी अमाउंट है, तो मैं इसे क्या कर दूंगा, सिंपली 0.5 ppm लिख दूंगा। तो हम बहुत छोटी रकम को बड़ी रकम करने के लिए उसको 10 लाख से क्या करते हैं, उसको 10 लाख में बताते हैं। तो इस तरह वो क्या होता है, यूनिट थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। जैसे ये 0.005 ग्राम पॉइंट कम है, लेकिन जब ppm में कन्वर्ट की तो 5 ppm बना। Why do we use percentage units or where we use percentage units? अभी हम इस पे बात करके हटे हैं कि क्यों यूज करते हैं, लेकिन इसका इंडस्ट्री मेडिकल के अंदर बहुत ज्यादा यूज है। मेडिसिन के अंदर, फार्मास्यूटिकल के अंदर उस कंपनी को बताना जरूरी होता है कि कितनी अमाउंट उसने सल्यूट की ली है और कितनी अमाउंट उसने सोल्यूशन की ली है। अगर सल्यूट का वेट लिया है तो उसको वो कंपल्सरी है कि वो बताए कि उसका उसने वेट लिया है। जैसे यहाँ पे सैलिसाइलिक एसिड की ऑइंटमेंट है तो वो 6% वेट बाय वेट है, इसका मतलब है उसने 6 ग्राम इसके लिए होंगे ऑइंटमेंट के, और टोटल 100 ग्राम उसने सोल्यूशन का जो भी बाकी चीजें हैं उसका सारा 100 ग्राम लिया होगा। तो पूरे 100 ग्राम के अंदर 6 ग्राम जो है वो सैलिसाइलिक एसिड होगा। ये इसलिए किया जाता है, दोबारा सुनिएगा, इसलिए बताया जाता है क्योंकि हमारी बॉडी ऑर्गन्स सेंसिटिव होते हैं केमिकल्स के लिए या मेडिसिन के लिए, तो हम एक ऑप्टिमम यूज उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम उससे ऊपर यूज करें तो वो हमारे लिए डेंजरस हो जाती है। इसलिए फार्मास्यूटिकल के अंदर ये बताना जरूरी है कि कितनी अमाउंट ली है और वो किस यूनिट में ली है। अगर उससे कम ज्यादा हो तो या कम उससे हमारे इफेक्टिव भी ना हो सकता है इफेक्टिव ना हो। अगर उससे ऊपर चले जाए तो वो हो सकता है हमारे लिए डेंजरस हो। तो हर फार्मास्यूटिकल कंपनी को ये बताना जरूरी होता है कि उसने किस चीज के अंदर ये चीज यूनिट ली हुई है। हम एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल ऑफ if 6 cm3 of 6 ethyl alcohol is dissolved in 64 cm3 of water। अगर आपने 6 cm3 ethyl alcohol के 64 cm3 of water के अंदर डिसॉल्व किए हैं तो आपने बताना है कि अल्कोहल की परसेंट बाय वॉल्यूम कितनी बनती है। तो हम सॉल्व करते हैं। हमने जो वॉल्यूम ऑफ इथाइल अल्कोहल लिया है वो तो लिया है 6 cm3 और जो इसमें सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वो है 64 cm3। जब दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाएगा और उसके बाद जब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय 100। जब ऊपर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है तो हम यहाँ पे भी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिखेंगे। तो इथाइल अल्कोहल का जो वॉल्यूम है, जो सोल्यूट बन रहा है वो 6 है और पूरे सोल्यूशन का वॉल्यूम 70 बन रहा है। देखिए हमने वाटर अकेला नहीं लिया क्योंकि हमेशा यहाँ पर हम सोल्यूशन की बात करते हैं और 100 से मल्टीप्लाई किया। इसका आंसर है 8.57% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो जो इसका आंसर बन रहा है वो डेल्टा बन रहा है। इस तरह हम परसेंटेज फाइंड कर लेते हैं किसी भी चीज की। मोल फ्रैक्शन, जिस तरह परसेंट एक यूनिट थी जिसमें हम ये बताते थे कि किसी सॉल्यूशन के अंदर कंसंट्रेशन कितनी है, इसी तरह कंसंट्रेशन बताने के लिए हम मोल फ्रैक्शन की यूनिट को भी ले सकते हैं। अब मोल फ्रैक्शन क्या हुई, जब आपने एक मोल के कंपोनेंट को आपने टोटल मोल के साथ डिवाइड कर देना है तो हम उसको मोल फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शन का मतलब भी होता है ये डिवाइड किया हुआ किसी चीज को। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट in a mixture is the ratio of the number of moles of it to the total number of moles of all the component। इस चीज के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना है, जिसे मोल फ्रैक्शन कहेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास 3 कंपोनेंट हैं A, B एंड C और उनके जो मोल्स बनते हैं Na, Nb एंड Nc बनते हैं। अगर हमने उनकी मोल फ्रैक्शन फाइंड करनी हो XA, XB एंड XC तो हम किस तरह फाइंड करेंगे। तो अगर A की मोल फ्रैक्शन करनी है तो हम A के मोल्स को हम टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। जब टोटल मोल से डिवाइड कर देंगे
तो इस तरह हम उसकी मोल फ्रैक्शन को फाइंड कर लेंगे। V के लिए हम V के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे और C के लिए हम C के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करेंगे। अगर हमने मोल फ्रैक्शन नहीं मोल परसेंट फाइंड करनी है तो जो हमारा आंसर आ रहा होगा मोल फ्रैक्शन का उसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी तो हम उसे मोल परसेंट कहेंगे। सम ऑफ ये यहाँ पे एक एमसीक्यूज है ये आ सकते हैं। सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस विल ऑलवेज इक्वल टू 1 ये हमेशा 1 के बराबर आता है। अब सबको जमा करें मोल फ्रैक्शंस को और उनको सम कर लें तो आंसर हमेशा 1 आएगा। मोल फ्रैक्शन इज ऑलवेज लेस देन 1 और इसका जवाब हमेशा 1 से कम आता है। 1 भी नहीं आता, 1 से हमेशा कम आता है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अगर आप इसका फार्मूला देखें तो डिनोमिनेटर में टोटल चीज है। अगर टोटल एक चीज को टोटल चीज से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर डेफिनेटली 1 से कम आएगा। डिनोमिनेटर में रकम बड़ी है और जब भी रकम डिनोमिनेटर में बड़ी हो उसका आंसर हमेशा 1 से कम आता है। इसलिए मोल फ्रैक्शन का आंसर 1 से हमेशा कम रहेगा। मोल फ्रैक्शन हैव नो यूनिट्स। क्यों नहीं यूनिट है इसकी? क्योंकि ऊपर भी मोल नीचे भी मोल। जब कोई चीज एक ही चीज की रेशो हो तो उस ऊपर वाली चीज नीचे वाली मोल चीज से कट जाएगी तो उसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। इसलिए मोल फ्रैक्शन क्योंकि रेशो है मोल्स की, ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल, इसलिए मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होगी। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन हैविंग 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल। 5 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। और हमने फाइंड किसकी मोल फ्रैक्शन करनी है? मिथाइल अल्कोहल की। तो इसकी कुछ ऑप्शन है तो हम सीधे सवाल पे जाते हैं। मिथाइल अल्कोहल के मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड करना है। मिथाइल अल्कोहल के मोल यहाँ पर 5 हैं, 5 ऊपर लिखा और सबके जमा कर लिए। इथाइल के 2 थे, मिथाइल के 5 थे और वाटर के 3 थे, सबको जमा किया आंसर है 10। तो आंसर इसका बना 0.5 तो इसका आंसर 0.5 बन रहा है। तो इसकी जो मोल फ्रैक्शन है मिथाइल अल्कोहल की टोटल के अंदर 0.5 बन रही है। इसी तरह कैलकुलेट द मोल परसेंट ऑफ इथाइल अल्कोहल इन अ सॉल्यूशन हैविंग 2 मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल, 5 मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल एंड 3 मोल्स ऑफ वाटर। अगर हमसे कोई मोल फ्रैक्शन नहीं मोल परसेंट बताओ तो हम मोल परसेंट के लिए न्यूमेरिकल किस तरह सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे इस बार इथाइल अल्कोहल का पूछा गया है तो हम उसके लिए क्या करेंगे? इथाइल अल्कोहल के मोल को टोटल मोल से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें। तो इसका आंसर कितना आया? 2/2 + 5 + 3 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर है 20%। अगर परसेंटेज में बात करें तो इथाइल अल्कोहल के 20% मोल परसेंट बनते हैं। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, अब फिर दोबारा मैं बताना चाह रहा हूं कि हम एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है उसको बताने के लिए डिफरेंट यूनिट्स का सहारा लेते हैं। और इसी तरह अभी हम पढ़ने लगे हैं मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी भी एक यूनिट है जिसकी मदद से हम बताते हैं कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट कितना है। तो मोलैरिटी का मतलब होता है कि आपने मोल लेने हैं और उसमें इतना पॉइंट डालना है तो टोटल वॉल्यूम 1 लीटर हो जाए पर dm3। मोलैरिटी इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट, उस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हैं डिसॉल्व पर dm3 ऑफ द सॉल्यूशन। पर dm3 ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर जितने मोल आपने डिसॉल्व कर दिए वो आपकी मोलैरिटी होगी। मिसाल के तौर पर आपने 1 मोलर ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाना है। फॉर 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज जो कि उसका 1 मोल बनता है, आपने उसके अंदर इतना पानी डालना है कि सफिशिएंट अमाउंट इसकी डालनी है तो टोटल का वॉल्यूम 1 लीटर आ जाए। तो फॉर एग्जांपल इसमें कितना पानी अप्रोक्सीमेटली कितना ऐड होगा? इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 820 ml या 820 ग्राम पानी जो होगा ऑलमोस्ट क्या होगा ऐड होगा, राउंड ऑफ होगा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन हम कहें 180 इसका तो टोटल चीज 1 लीटर या 1 किलो के करीब बन जाएगी। तो पानी की डेंसिटी हम क्योंकि 1 मानते हैं इसलिए उसका लीटर और किलो बराबर हो जाता है, लेकिन आपने लीटर में ही बात करनी है क्योंकि बाय डेफिनेशन यहाँ पे लीटर है। तो मोलैरिटी को फार्मूले को क्या हम ऐसे सॉल्व करते हैं? मोल मल्टीप्लाई बाय 1/, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन dm3। तो आप इस सारे चीज को मोल पढ़ते हैं तो इसलिए कहेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट और नीचे क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन dm3। जितने मोल आपने लीटर के अंदर डालने हैं इसको हम मोलैरिटी बोलते हैं।
इसी तरह एक और यूनिट है मोलैलिटी, हम उसमें भी कंसंट्रेशन बता देते हैं। तो मोलैलिटी के अंदर और मोलैलिटी के अंदर क्या फर्क होता है? मोलैलिटी के अंदर हमने नंबर ऑफ मोल्स लेने हैं जिस तरह हमने पीछे वाले केस में लिए थे, लेकिन इसमें पूरा पानी इन 1 kg ऑफ द सॉल्वेंट, पूरा 1 kg हमने सॉल्वेंट का लेना है, केले सॉल्वेंट का। और यहाँ पे हमारे पास पूरे सोल्यूशन का था, पूरे सोल्यूशन मतलब था सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दोनों का वॉल्यूम 1 लीटर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अकेले एक सॉल्वेंट का जो वजन है वो किलो लेना है। आपने पूरे 1 किलो सॉल्वेंट के अंदर मोल्स डालने हैं और वो उसकी क्या होगी? मोलैलिटी होगी। और फॉर 1 मोलर ग्लूकोज सोल्यूशन 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम ऑफ द वाटर। तो ये कितना बनेगा? 1000 पानी हो गया, 1000 पानी और उसके अंदर 180 ये डाला तो ये बन गया 1180। तो टोटल ऑलमोस्ट अगर हम इसकी डेंसिटी 1 माने पानी की तो 1180 ग्राम क्या होगा इस वाले केस में? उसका सोल्यूशन, उसका वजन चला जाएगा। फार्मूला वही है तकरीबन, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमने मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी लिखना है। पीछे वाले केस में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन लिखा था, यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन की बात की थी और यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन बात कर ली। तो अगले वाले केस में मास ऑफ द सॉल्वेंट की बात करनी है और जरा भी फार्मूले में फर्क नहीं है। इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास हमने 1 मोलर और 1 मोलर ग्लूकोज बनाना है, सोल्यूशन बनाना है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो मोलर्स पहले याद बड़े एम से रिप्रेजेंट करते हैं और मोलर को हम छोटे एम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे पास 2 फ्लास्क हैं, दोनों का वॉल्यूम यहाँ तक क्या बनता है? लीटर बनता है। तो हम इसको बात करते हैं, पहले मोलर सोल्यूशन बनाते हैं। 40 ग्राम आपने उसके लिए और उसके अंदर इतना पानी डाला कि उसका टोटल वॉल्यूम कितना आ गया? तो उसका टोटल वॉल्यूम 1000 ml तक चला गया। तो जब हम इसके अंदर 40 ग्राम ऐड करेंगे तो कितना पानी ऐड करना पड़ेगा? 960। तो टोटल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1000। इसी तरह इसमें बात करते हैं मोलर के लिए। तो आपने 1 मोल ग्लूकोज का लिया और उसके बाद 1 मोल ग्लूकोज का 40 ग्राम ऐड किया उसके अंदर, फिर उसके अंदर इतना पानी डाला कि पूरा 1 किलो पानी आपने क्या किया? मियर करके सेपरेटली क्या किया? डाला। तो डेफिनेटली इसके अंदर एब्सोल्यूट प्लस 1 किलो पानी है, तो अब इसका वॉल्यूम थोड़ा सा क्या होगा? ज्यादा होगा। मैं इस तरह कह सकता हूँ, मैं इस तरह कह लूंगा आपको कि पहले पूरा आपने किलो पानी लिया यहाँ तक, इस निशान तक, फिर उसके अंदर क्या किया? 1 मोल सोल्यूट डाला। तो डेफिनेटली जब उसमें डालेंगे 1 मोल सोल्यूट बाद में तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो ऊपर चला जाएगा। तो इस वाले केस में पानी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। जब पानी इसके अंदर क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा तो हम इसमें कहेंगे ये वाला जो है वो डिल्यूट है, इसके अंदर पानी की जो मकदार है वो ज्यादा है, तो ये सोल्यूशन क्या हो गया? हमारा डिल्यूट हो गया। तो हम कहेंगे 1 मोलर सोल्यूशन डिल्यूट एज कम्पेयर टू द 1 मोलर सोल्यूशन। तो ये सारा इसके अंदर क्या था? अमाउंट बन रही थी। तो इसमें टोटल अगर अमाउंट की बात करें तो 1000 ml बन रही है, लेकिन इसके अंदर बात करें तो 1040 बन रही है। एक न्यूमेरिकल है, द कंसंट्रेशन यूनिट विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टेम्परेचर। कौन सी कंसंट्रेशन है जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती? पहली बात मैं आपको बात बताऊं कि जो मास होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो उसके मुताबिक टेम्परेचर और मास का कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, मास इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो पहला आंसर है मोलैलिटी। मोलैलिटी के अंदर हमने सोल्यूट का भी मास लिया होता है और सॉल्वेंट का भी मास लिया होता है। अगर आपको याद हो, हमने सोल्यूट का भी मास लिया था, हमने सोल्यूट का भी मास लिया था और सॉल्वेंट का भी यहाँ पे देखिए आपने मास लिया हुआ था। तो इधर भी हमने मास और मोलर मास लिया हुआ है। तो इसके अंदर मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो मोलैलिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगी, इंडिपेंडेंट होगी। अच्छा अगले वाला देखते हैं। मास ये तो है ही मास है, तो ये डेफिनेटली टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये भी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता। पर्सन वेट बाय वेट, वेट को भी मास ही कहते हैं खास कंडीशंस पे जाके, तो ये भी क्या होगा? मास पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। तो डेल्टा इसका आंसर बनता है, तो हम इसको डेल्टा आंसर मानेंगे। इसी तरह अगर आपने 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व करना है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन को फाइंड करना है। उसका फार्मूला याद रखिएगा, सिर्फ आपने फार्मूला अप्लाई करना। मास ऑफ द सोल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड 10 ग्राम है और मोलर मास ऑफ द सॉल्यूशन 40 ग्राम है। मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट को हमने 100 ग्राम माना हुआ है, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि 100 ग्राम पानी है और 100 ग्राम हमारे पास 10 ग्राम हमारे पास NaOH है और मोलैलिटी बतानी है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? मास ऑफ द सोल्यूट और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट इनटू 1 ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम।
जब इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर आएगा 10/40 और इसको जब सॉल्व करेंगे 0.1 किलोग्राम में गया तो इसका आंसर आ रहा है 2.5 मोलर। तो इसका मतलब हुआ ये 2.5 मोलर है। अगर हम इस 100 ग्राम ना बनाते, अगर हम 100 ग्राम ना बनाते बल्कि हम 1 किलो के अंदर से डिसॉल्व करते तो उसकी मोलैरिटी 2.5 होगी। इसी तरह हमारे पास एक और न्यूमेरिकल है और उसमें हमने फाइंड करना है कि मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है। अगर हमारे पास अमाउंट उसकी मोलैरिटी का फार्मूला हमें पता है और हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, जैसा कि हम इसको सॉल्व करते हैं वो पता चल जाएगा हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH आर नीडेड। जहां पे NaOH का मास पूछा गया है टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.2 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। यहाँ पर 250 ml और 0.2 मोलर सोल्यूशन बनाना है हमने, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या बनेगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट हम जात पता है सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 ग्राम होता है इसका, तो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे मास ऑफ द सॉल्यूट ओवर मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। जब आपने सॉल्यूशन प्रिपेयर करना हो तो याद रखिएगा, उसकी किसी की मोलैरिटी फाइंड करनी हो याद रखिएगा आप ये फार्मूला अप्लाई करते हैं 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और गिवन सॉल्यूशन। आपको जो रिक्वायर्ड है या आपको दिया गया है, जहाँ पे उसने दिया है, अगर हमने खुद भी बनाना होता 0.2 मोलर तो हम यहाँ पे इसको इस तरह ही सॉल्व करते। तो ये एक ट्रिक है हम किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी निकालने का। इसको जरा गौर से देख लीजिएगा। अब हमने देखिए मोलैरिटी 0.2 की लिखी, मास का सॉल्यूट हमने फाइंड करनी है और मास ऑफ द सॉल्यूट हमारे पास 40 ग्राम है और 100 और 1000 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया और 250 से डिवाइड किया, तो सबको जब सॉल्व किया तो इसका आंसर 0.2 रहा और लेकिन सबको सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 10 को उधर लेके गए तो आंसर आएगा 2 ग्राम। तो इसका मतलब होगा अगर आप 2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लेके उसमें 250 ml तक उसको डिसॉल्व कर लेंगे तो उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी 0.2 होगी। इसी तरह आपको मोलैरिटी दे दी जाए और उसमें से आपको जब पूछा जाए कि आपने 0.2 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है सोडियम 250 ml का, तो आप जिस तरह 2 ग्राम आपको कितना आपको दिया जरूरत है, जब आपसे मोलैरिटी पूछ ली जाए कि 2 ग्राम डिसॉल्व है 250 ml के अंदर तो बताएं मोलैरिटी कितनी है, तो आप इस फार्मूले के मुताबिक करेंगे। ये एक ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा कि हम वहाँ पे 1/1000 नहीं करेंगे, बल्कि जब इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नोट करनी हो तो हम 1000 ओवर वॉल्यूम ऑफ रिक्वायर्ड और गिवन सॉल्यूशन को बात करेंगे। इसी तरह हमारे पास एक न्यूमेरिकल है 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया 300 ग्राम डिस्टिल्ड वाटर में। व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी के अंदर आप जानते हैं सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को लेना होता है, तो हमने दोनों को प्लस किया तो इसका आंसर आ रहा है 310। 300 इसके 300 इसके 10 ग्राम इसके 310, तो इसका आंसर है 10 ग्राम पर मोल। जब इसको सॉल्व किया मास ऑफ द सोल्यूट और मोलर मास ऑफ द सोल्यूट करके और वॉल्यूम ऑफ द गिवन सॉल्यूशन जो हमें गिवन उसमें इसको दिया गया है हम उसको देखेंगे। 10/100 इसका मोलर मास 100 होता है और 1000 से मल्टीप्लाई करना है और जो गिवन बन रहा है वो 310 बन रहा है और इसी तरह उसको सॉल्व करेंगे तो इसकी मोलैरिटी 0.22 मोलर आएगी। तो ये इसका आंसर जो है ये सी बन रहा है। तो इस तरह हम क्या करते हैं मोलैरिटी फाइंड करते हैं। तो जी यहाँ तक था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। और अगर हमें मिस्टेक्स हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं, हम समझते हैं कि इसके अंदर भी हमारे लेक्चर के अंदर भी मिस्टेक्स होंगी, तो इसलिए काइंडली सजेस्ट मिस्टेक एंड करेक्शन। थैंक यू वेरी मच।